दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नया इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन पर 200 पेड़ लगाता है तो उसे चापाकल दिया जाएगा, यानी कि हेड पंप फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ 480 दिनों की मजदूरी भी दी जाएगी। जी बिहार में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर पेड़ लगा रही है। इसके तहत सरकार सरकारी जमीन के अलावा निजी जमीन पर भी पेड़ लगाना चाहती है। यह ग्रामीण विकास विभाग को भी इस साल मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधे लगाना है। जी आपको बता दूं कि अगर कोई किसान या फिर जमीन मालिक अपने जमीन पर पौधे लगवाएगा तो पौधरोपण वाली जगह पर सरकार चापाकल लगाएगी। जी आप आम, लीची, जामुन, कटहल, आंवला, बेल, नींबू, अमरूद सहित कई तरह के पेड़ लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 200 पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं है तो आप 3 किसान मिलकर भी जमीन पर पेड़ लगा सकते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको भी काफी लाभ होगा तथा आप पेड़ पौधे की फल बेचकर भी पैसा कमा सकेंगे। दोस्तों पूर्णिया जिला में कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। जी हां, यह साइकिल रैली कोरोना नियमों का पालन करते हुए निकाला गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना की लड़ाई में लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने, मास्क लगाने, नियमित अंतराल पर हाथ धोने तथा टीके लेने पर समर्पित था। यह 25 किलोमीटर की इस साइकिल यात्रा में 200 से ज्यादा लोग साइकिल रैली में हिस्सा लिए। यह मौके पर साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव ने बताया है कि पूरा विश्व आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करना और टीका लगाना जरूरी है। साथ ही साइकिल के प्रति लोगों में रुझान पैदा हो, इसके लिए भी रैली का आयोजन किया गया है। दोस्तों कोरोना महामारी में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से राशन कार्ड धारकों को उनके यूनिट अनुसार मई और जून में 2-2 महीने का गेहूं और चावल दिया जा रहा है। इस राशन के लिए आपको 1 भी रुपये दुकानदार को नहीं देना होगा। आपको 2 महीने का राशन फ्री में मिलेगा। यह मिल भी रहा है। सरकार की इस स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कम राशन देने और फिर भुगतान लेने का आरोप दुकानदारों पर उपभोक्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। लगातार मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलकारी ने अपना फोन नंबर 9473191202 जारी किया है। यह लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीओ ने भी अपना नंबर जारी किया है और यह नंबर है 9473191202। यह एसडीओ ने बताया है कि 6 जून तक मई का राशन मिलेगा। प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल लें। इसका लाभ राशन कार्ड धारक ले सकते हैं। दोस्तों बिहार में एथेनॉल उत्पादन शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह बुधवार को बिहार सरकार, भारत सरकार, बैंक और निवेशक कंपनी के शीर्ष प्रबंधक के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि एथेनॉल उत्पादन कंपनी, बैंक और ऑयल कंपनियां आपस में जल्दी ही अनुबंधन करेगी। इस संयुक्त खाते में एथेनॉल उत्पादक ऑयल कंपनियों को जो एथेनॉल बेचेंगे उसमें से बैंक अपनी लोन की राशि खुद काट लेगी। इस तरह से बैंक का लोन समय पर वापस होगा। यह सभी को अपनी तय लाभांश और हिस्सेदारी मिल जाएगी। दोस्तों बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान सुस्त रफ्तार से चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार अब टीकाकरण अभियान को तेजी देने के लिए टीका एक्सप्रेस की मदद लेगी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह शहरी क्षेत्र के लिए कल 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ी को मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। यह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह टीका एक्सप्रेस अलग अलग शहरों में जाएगी और टीकाकरण अभियान को तेजी दी जाएगी। यह बिहार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण एक्सप्रेस रवाना कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस रवाना किया है। इन टीका एक्सप्रेस के माध्यम से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 718 वाहने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रवाना किया गया है। यह गांव में रहने वाले लोगों को टीका दिया जा रहा है। यह सभी लोगों को टीका दे दिया जाए, इस लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। यह केंद्र सरकार से यह भरोसा मिला है कि कुछ दिन बाद टीका की उपलब्धता अधिक हो जाएगी। टीकाकरण के माध्यम से बिहार को कोविड फ्री बनाना है, इस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है।
दोस्तों अररिया पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपया निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा है। यह जानकारी बुधवार को नगर निगम में एसडीओ पुष्कर कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में आयोजित करके दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास बीते 8 अप्रैल को एक शिकायत आई थी कि हथियाबारा के पास एक एटीएम से कार्ड बदलकर रुपए की निकासी की गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता मोहम्मद अजहर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने शहर के कैनरा बैंक के नीचे स्थित एटीएम के पास से गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। इसमें एक फुलकाहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के रहने वाले राहुल यादव, दूसरा सिमराहा थाना क्षेत्र के अनुज कुमार हैं। दोस्तों अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं तो फिर आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपने पैन और आधार लिंक करा लें, वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में कस्टमर को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो फिर पैन इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि पैन कार्ड आपका बर्बाद हो जाएगा। और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। एसबीआई ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने पैन और आधार से को लिंक करें ताकि बैंकिंग सर्विस में कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। जी हां, उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। यह साथ ही उन्होंने सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है कि सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की छात्रों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दोस्तों कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को लेकर बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, पर राजनीति में उबाल आ गया है। जी अब एनडीए में साथ ही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जी बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे के बयान ने गुरुवार को तुल पकड़ लिया। सीवान में एम्बुलेंस घोटाले से शुरू हुई राजनीति के थमने से पहले अब जदयू ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। यह जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो नीतीश कुमार पर सवाल उठाएगा उसकी उंगली काट देंगे। यह गौरतलब है कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं कहूंगा। नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं। टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि नीतीश हमारे नेता नहीं है। हां, वो एनडीए का हिस्सा है और बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन मेरे लिए सीवान की जनता ही सब कुछ है। टुन्ना जी पांडे ने कहा था कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पाली। दोस्तों बिहार में 1,25,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि दिव्यांगों को इसी 4% आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला फंसा था। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देकर प्राविधानों का पालन किया और उसके मुताबिक पूरी चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थियों की कुल रिक्तियों पर 4% आरक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों बंगाल चुनाव परिणाम को गुजरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर कार्रवाई करने के लिए बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजा है। यह 1 जून को लिखे गए इस पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति को भी भेज दी गई है। इस पत्र पर 3 पूर्व जज, 5 पूर्व डीजीपी समेत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बुद्धिजीवी भी शामिल है। यह पत्र में आरोप लगाया है कि बंगाल
बंगाल की सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह पत्र में लिखा गया है कि जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है उनका कसूर इतना है कि उन्होंने केवल अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिंसा के शिकार ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और खास तौर पर महिलाएं हैं। यह आंकड़ों के साथ भेजे गए इस पत्र की प्रतिलिपि बंगाल के राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को भेज दी गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे रहे बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी की अनुशासन कमेटी ने नोटिस भेजा है। जी लगातार मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। जी बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना जी पांडे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यह जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी होगी। इधर दुरोंदा से बीजेपी एमएलए करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने टुन्ना पांडे के दिए गए विवादित बयान पर कहा है कि लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, यह बड़े लोगों की बात है, यह संगठन समझे। अगर जिले के बीजेपी अध्यक्ष का कुछ ऐसा बयान होता है तो फिर वह कुछ करते। यह दरअसल सीवान से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जेडीयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर भी की थी और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से उनकी शिकायत भी की थी। इससे पहले फिर एक बार बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे का विवादित बयान सामने आ गया था कि वे किसी से डरने वाला नहीं है, जो वे मुख्यमंत्री को जेल भेजवाकर दम लेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं, ऐसे में मैं बहुत जल्द ही उन्हें जेल भेजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अब मैं भी इस बात को दोहराता हूं। बीजेपी में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के संबंध में उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता है, यह गलत होने पर वे किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि बहुत जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाली है, जिससे उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भले ही तेजी से कमी आ रही है, मगर ब्लैक फंगस जानलेवा बनता जा रहा है। यह बुधवार को ब्लैक फंगस से 7 मरीजों की मौत हो गई। इनमें पीएमसीएच में 3 और आईजीआईएमएस, एम्स, एसकेएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एक मरीजों की जान चली गई है। यह पीएमसीएच में मरने वालों में पूर्वी चंपारण के 45 वर्षीय हरिशंकर प्रसाद गुप्ता, मधुबनी के 55 साल के रामकिशोर पासवान और कटिहार की 21 वर्षीय नीलम सिंह शामिल है। यह वही 6 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। अब पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के 28 मरीज भर्ती हैं। इनमें 3 पटना और बाकी 25 मरीज अलग अलग जिलों से हैं। जी बुधवार को 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आईजीआईएमएस में 115 मरीज भर्ती हैं। आईजीआईएमएस में 1 मरीज की ब्लैक फंगस से मौत भी हो गई। यह मरीज के ब्रेन में फंगस पहुंच गया था। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी अब बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने मोर्चा खोल दिया है। यह दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। दायर याचिका में रामदेव से पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लेकर फैलाए जा रहे बयान और जानकारी को रोकने की मांग की गई है। यह मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बाबा रामदेव पर आरोप लगाए गए हैं कि वे कोरोनिल को लेकर लोगों से झूठे वादे और बयानबाजी कर रहे हैं और कोरोना काल में लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। यह डीएमए यानी कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कोरोनिल के भ्रम दावे को रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, बिहार में आज एक बार फिर से मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा। यह पटना समेत 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह गुरुवार को 1-2 जगह पर तेज बारिश हो सकती है, यह जबकि बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार में 24 घंटे में आंधी पानी के आसार हैं। यह पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी की स्थिति देखी गई है। यह पटना में मंगलवार की दोपहर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद यह अनुमान है कि तापमान बढ़ने की स्थिति में राज्य में अन्य जगहों पर इस तरह की हवा और बारिश होगी। यह पिछले 24 घंटे में रजौली और जोकीहाट में 60 मिलीमीटर, सिसवन, कोइलवर, बिहपुर, दिनारा और रुपौली में 40 मिलीमीटर तथा समस्तीपुर, अरवल और साहेबगंज में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है।
दोस्तों, फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी ने आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अमरेंद्रधारी सिंह के डिफेंड कॉलोनी में स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी, जहां कई घंटों की पड़ताल के बाद एडी सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। जहां बताया जा रहा है कि सांसद एडी सिंह को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला इफको और इंडिया पोटास लिमिटेड से जुड़ी एक कथित उर्वरक घोटाले से संबंधित है, यानी कि खाद घोटाले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। यह सांसद एडी सिंह को इस मामले में शामिल एक फॉर्म का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, जिसकी पहचान ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के रूप में हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा होते हुए देखा है? अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होते हुए देख ले तो फिर यकीनन उसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ऐसा ही कुछ देखा गया है, जहां से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें 75 साल की बुजुर्ग महिला मुतियाला गिरिजम्मा को अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गिरिजम्मा जिंदा अपने घर लौट आई, जिससे परिवार वाले भी हैरान रह गए। जी हां, आपको बता दूं कि गिरिजम्मा कोविड-19 की मरीज थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इधर अस्पताल वालों ने गिरिजम्मा के परिवार वालों को यह सूचना दी कि उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार वाले मुर्दा घर से एक लाश को गिरिजम्मा का शव समझकर घर ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 15 दिनों बाद ही जब गिरिजम्मा घर पहुंची तो फिर सबके होश उड़ गए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मामला यह है कि कोरोना की जांच पॉजिटिव आने के बाद गिरिजम्मा को 12 मई को विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां अगले दिन उनके पति अस्पताल में उनसे मिले। जब 15 मई को अधिकारियों ने बताया है कि बीमारी की वजह से गिरिजम्मा की मौत हो गई है। गिरिजम्मा के भतीजे नागू के अनुसार अस्पताल के अधिकारियों ने परिवार वालों को 100 ग्रह से उनका शव तलाशने को कहा। जहां वो कहते हैं कि मेरे चाचा को अपनी पत्नी की जैसे ही एक शव मिला, जहां अस्पताल के अधिकारियों ने एक डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। जहां परिवार वाले उस शव को जग्या पेट ले गए और फिर उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया। गिरिजम्मा के बेटे रमेश की भी 23 मई को कोरोना से मृत्यु हो गई। हमने दोनों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया था। जैसे ही गिरिजम्मा का इलाज पूरा हुआ, वह ठीक होकर अपने घर आ गई। क्योंकि घर वालों ने तो उन्हें मरा हुआ समझ लिया था, इसीलिए कोई भी वापस अस्पताल नहीं गया। लेकिन जैसे ही गिरिजम्मा वापस आई, उनके परिवार वाले और पड़ोसी दोनों हैरान रह गए। नागू व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि गिरिजम्मा को मरा हुआ बता दिया गया, इसमें किसकी गलती थी? दोस्तों, लगातार अपने बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब नया धमाका किया है। उन्होंने कहा कि वे उन सभी 34 फैसले को लागू कराएंगे जो उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री रहते लिए थे। यह गौरतलब है कि उनके ये फैसले नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए गए थे। इसी के साथ मांझी ने बिहार में एनडीए में अपने भविष्य को लेकर भी अटकलों को विराम दे दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को तमाम राजनीतिक कयासों को दरकिनार करते हुए कहा कि वो एनडीए में ही है और एनडीए में ही रहेंगे। गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में मांझी ने कहा कि पार्टी सरकार में रहकर सकारात्मक सोच के साथ दलित और गरीबों के मुद्दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उठाती रहेगी। मांझी ने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री काल में जो 34 फैसले लिए थे, उन निर्णयों को सरकार माने, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। उन्होंने वृद्ध पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने और फिर 20 से 40 साल के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है और जल्दी सीएम नीतीश कुमार से मिलकर इसका अनुग्रह करने की बात कही है। दोस्तों, बिहार के अररिया जोकीहाट प्रखंड के डूबा गांव के मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि 24 साल पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। यह पार्टी में ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से कार्य करने पर उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसके अनुरूप वे और सक्रियता बढ़ाते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के कहने पर और फिर पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए भाजपा में आए थे। यही एक पार्टी है जिसमें भाई भतीजा
और वंशवाद नहीं है, पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सैयद शाहनवाज हुसैन देशभक्त है, देश का हीरो है। पार्टी और देश के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन समर्पित है। भाजपा में काम करने वाले ही पार्टी के शीर्ष पदों पर जाते हैं। ताजा उदाहरण सभी के सामने है। वहाब ने इससे पहले वे कांग्रेस नेता मोइदुर रहमान और जनता दल के तस्लीमुद्दीन के साथ रहते थे, उनके लिए वे क्षेत्र में कार्य करते थे। भाजपा में जब वे ज्वाइन किए थे, लोग कहते थे कि वे पार्टी में नहीं टिकेगा। उस वक्त भाजपा का झंडा जोकीहाट में कहीं देखा नहीं जाता था। यह पार्टी में ज्वाइन करने पर उनके समाज और बिरादरी के लोग अपने यहां शादी और या फिर किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे। वो कहते थे कि भाजपा ही है। लेकिन अब समय बदला है, उनके समाज के लोग भी इज्जत देते हैं। वे पार्टी में अपनी बिरादरी के लोगों और फिर पार्टी के बीच कड़ी का काम करेंगे। जहां अब्दुल वहाब ने कहा है कि आज के समय में भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करती है। यह सभी पार्टी वंशवाद के कारण बर्बाद हो रही है। वहीं एआईएमआईएम मुसलमानों को बरगलाकर अपना फायदा लेने में लगी हुई है। यह समझना भी अल्पसंख्यकों को बहुत जरूरी है। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे, यह कहना है भाजपा के नेता अब्दुल वहाब, मुफ्ती अब्दुल वहाब का। दोस्तों, दिल्ली गेट में स्थित जदीद कब्रिस्तान में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पक्की कब्र बनाने का मामला तुल पकड़ रहा है। यहाँ जगह की कमी को देखते हुए पहले से ही कब्र को पक्के करने की मनाही है। उसमें भी कोरोना संक्रमण के कारण अत्यधिक मौतों को देखते हुए तो इस पर पूरी तरीके से रोक है। लेकिन उनकी कब्रों को पक्की किया जा रहा है, जिस पर विवाद छिड़ गया है और सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है, काफी बातचीत चल रही है। दोस्तों, आज आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ बन चुका है। जहां आधार नहीं होने पर आपके कई काम रुक सकते हैं। क्या हो अगर आपका आधार बना हुआ हो लेकिन आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो जाने के कारण आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। आज हम आपको इसी परेशानी का समाधान लेकर आए हैं। दरअसल बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड करना इन दिनों संभव है। UIDAI के अनुसार आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए जिनके पास अपने आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार की डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यह वेबसाइट है uidi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिना मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर का भी आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देश के सबसे दौलतमंद शख्स मुकेश अंबानी का रुतबा इन दिनों और बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति भी बढ़ गई है। इसका फायदा उन्हें दुनिया के अमीर शख्सों की सूची में एक पायदान ऊपर पहुंचने में भी मदद मिला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी 83.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अब वे 13वें नंबर से बढ़कर 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो फिर आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें। ये नहीं तो फिर आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। यह सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे इन अकाउंट्स में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ये बैंक खाते, जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपए कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आधार कार्ड से लिंक न कराने पर कैसे आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जिस कारण आपको 1 लाख रुपए का घाटा होगा। यानी कि आपका सीधे सीधे आपका 1 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के कवर मिलता है। यह कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसीलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक करा लें, वरना आपको 1,30,000 रुपए का घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब आप बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। जी हां, बिहार के सभी राज्य उच्च पथ कम से कम 2 लेन के होंगे, ताकि राज्य के किसी भी हिस्से से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राज्य उच्च पथों के किनारे नागरिक सुविधा विकसित करते हुए कार्य योजना में इसका प्राविधान करने पर जोर दिया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के मुताबिक राज्य सरकार ने
यानी कि बिहार सरकार ने एशियन विकास बैंक से $500 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। इस राशि से 11 राज्य उच्च पथों के कम से कम 2 लेन चौड़ाई का बनाया जाएगा। कई राज्य उच्च पथ जिन पर यातायात घनत्व ज्यादा है उन्हें 2 लेन का करने के साथ ही उनके दोनों किनारे को पक्का भी बनाया जाएगा। पहले चरण में 6 राज्य उच्च पथों को 10 मीटर चौड़ा बनाने की स्वीकृति दी गई थी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी है। इसी में बीते दिनों रद्द की गई कई ट्रेनें दोबारा पटरी पर दौड़ती नजर आने वाली है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी ट्वीट करके दी गई है। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू करने से उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों को 5 जून से दोबारा चलाया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का ठहराव समय और मार्ग पहले की तरह रहेगा। दोस्तों, बिहार के राज्य पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को लेकर सख्त फैसला लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने माना है कि लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी के दौरान वीआईपी की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, चौक चौराहों और पुलिस पोस्ट पर पुलिस अधिकारियों और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उन्हें हर वक्त एक्टिव रहने की जरूरत होती है। पुलिस मुख्यालय ने माना है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया से जुड़कर अपना व्यक्तिगत मनोरंजन कर्तव्य के दौरान करते रहते हैं और इसके चलते हुए अपनी जिम्मेदारी से भटक जाते हैं। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को निर्देश दिया है कि वे अपने महत्वों को मोबाइल का उपयोग न करने की सख्त हिदायत और निर्देश दें। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि इसके उल्लंघन को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कहीं दस्तक तो नहीं दे दी है? जी हां, ये सवाल अब डॉक्टरों के बीच भी होने लगा है। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि IGIMS में एक और बच्चा भर्ती हुआ है। जी हां, उसमें कोरोना के वे सारे लक्षण मौजूद हैं, जैसे बुखार के साथ खांसी और सांस फूलने की समस्या थी, लेकिन RT-PCR और एंटीजन जांच रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आया। लेकिन जब CT स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो फिर उनके होश उड़ गए। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मासूम का फेफड़ा 90% संक्रमित हो चुका था। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि छपरा के रहने वाले 8 साल के मासूम को उसके परिवार वाले 22 मई को लेकर आए थे। बच्चे को बुखार के साथ खांसी और सांस फूलने की समस्या थी। मासूम को इमरजेंसी में भर्ती किया गया। इस दौरान जांच कराई गई, जिसमें पता चला है कि मासूम का फेफड़ा, किडनी और लीवर गंभीर रूप से संक्रमित हो चुका है। जी हां, और उसकी जान जाने का खतरा बना हुआ है। उस बच्चे के इलाज के लिए तत्काल डॉक्टरों की टीम गठित की गई। शुरुआती लक्षण कोरोना के लग रहे थे, इसीलिए RT-PCR जांच कराई गई, जिसमें वह नेगेटिव पाया गया। लेकिन जब CT स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो उनके होश उड़ गए। जी हां, कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मासूम का फेफड़ा 90% तक संक्रमित हो चुका था। दोस्तों, सालों से पटना के मीठापुर इलाके में स्थित बस स्टैंड को 15 जुलाई तक पूरी तरीके से बंद कर देने का फैसला किया गया है। जी हां, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद शंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक करते हुए यह फैसला लिया है कि 15 जुलाई तक किसी भी कीमत पर मीठापुर से बस स्टैंड को हटाकर बेरिया बस स्टैंड ले जाया जाएगा। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद में स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा करके बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज लेने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। दोस्तों, सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। यह विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड पहले ही 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर चुका है। यह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद से सभी राज्यों के बोर्ड पर 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का दबाव बढ़ गया था। यह गुरुवार को सूबे की सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। यह सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत करने के बाद 12वीं कक्षा का परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है।
दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि सरकार ने टीएटी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कराने का निर्णय लिया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम होगा। यह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित राज्य सरकारें उन उम्मीदवारों को नए टीईटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, दरभंगा जिला के बाजितपुर में आम चुनने को लेकर बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। यह 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक अन्य बुरी तरीके से घायल पड़ा हुआ है। यह मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। यह इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात करीब 10 बजे बाजितपुर के वार्ड 4 में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक गुट के सलाहुद्दीन उर्फ बोना की मौत हो गई। जय सलाहुद्दीन मास्क का कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जाता है कि सलाहुद्दीन पर लाठी डंडे, लोहे के रॉड एवं तेज हथियार से हमला किया गया। बेहोशी की हालत में मनीगाछी अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी जान चली गई। इस घटना की प्रतिक्रिया में लोगों ने दूसरे गुट के सफीउद्दीन उर्फ चेतरू के घर पर धावा बोल दिया और उसे भी बुरी तरीके से घायल कर दिया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।